हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो में हम क्लास 9th का जो आपका एसएसटी का टर्म 2 का एग्जाम हुआ है, तो आज के स्टूडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर इवनिंग शिफ्ट का है। जो मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन की वीडियो बना के मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को देखना है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन ए का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि मान लीजिए आप राजस्थान के निवासी हैं। शीत ऋतु में मौसम के अनुसार आप किस प्रकार के वस्त्र पहनेंगे एवं क्यों। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। इसमें सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपके 2-2 नंबर के ही हैं। तो देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसका आंसर हमें लिखना है कि राजस्थान में शीत ऋतु में ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ शीत ऋतु में तापमान काफी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। ये पूरा जो आप देख रहे हैं यहाँ तक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मैंग्रोव वनों की विशेषताएं बताइए। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंग्रोव वनों की यहाँ पर 2 विशेषताएं हमें बतानी है। क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है, इसीलिए 2 पॉइंट में हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला क्या हो सकता है कि यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। दूसरा पॉइंट है कि घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है जैसे सुंदरी। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे हो गए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कोई अन्य बिंदु, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के अलावा अगर आपको कोई और पता है तो वो आप लिख सकते हैं इसके अलावा। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि स्थायी कार्यपालिका का महत्व बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर नंबर 3 हमारा क्या है कि स्थायी कार्यपालिका को प्रशासनिक सेवक भी कहते हैं, जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं तथा राजनीतिक कार्यपालिका को रोजमर्रा के प्रशासन में सहायता करते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये अधिक शिक्षित होते हैं और उन्हें अपने विषय में अधिक महारत और जानकारी होती है। इनके द्वारा ही नीतियां आम जनता तक पहुंचाई जाती है। तो ये हमारे थे 2 पॉइंट्स। ठीक है, इसके अलावा कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु लिखा हुआ है, यानी कि इनके अलावा अगर आपको कुछ और पता है तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, स्थायी कार्यपालिका का महत्व के बारे में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है। तो इसका आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण वनस्पति एवं वन्य प्राणियों में विविधता व्याप्त है। दूसरा पॉइंट है कि सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास। ठीक है, इसमें भी इनके अलावा अगर आपको कोई और पता है तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मानसून अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है और इसके बाद यह 2 भागों में बट जाता है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान तक पहुंच जाता है। इसकी वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है। और यहाँ पर लिखा है कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि इनके अलावा कुछ और आपको पता है इसके बारे में तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आपका सेक्शन बी स्टार्ट है और जितने भी आपके इसमें क्वेश्चन आएंगे सारे 3-3 नंबर के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों का आयोजन करवाने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और इसमें आप देख सकते हैं अथवा में भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो चाहे तो आप ये या फिर ये दोनों में से कोई एक आपको करना था। तो इसमें अथवा वाला क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से आप क्या समझते हैं। तो इन दोनों का ही आंसर हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए चुनाव में धन बल और बाहुबल का उपयोग। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक दलों में परिवारवाद का चलन। तीसरा पॉइंट है विकल्प का अभाव। ठीक है, तो ये हमारा था आंसर। अब देखिए जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आपका ये रहा। इन सभी के आंसर आप 3-3 पॉइंट्स में लिखेंगे क्योंकि ये आपके 3-3 नंबर के हैं इसीलिए।
तो देखिए अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पॉइंट में, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का अर्थ राजनीतिक पार्टियों के बीच चुनाव में मतदाताओं को लुभाने की उनकी प्रतियोगिता है। दूसरा पॉइंट है कि विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म का दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता। इसके अलावा कोई और महत्वपूर्ण बिंदु आप लिख सकते हैं इनके अलावा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर, असुरक्षा से आप क्या समझते हैं, असुरक्षा का निर्धारण किस प्रकार होता है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, कि निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषक, श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार हैं। तीसरा पॉइंट है कि असुरक्षा का निर्धारण NSSO द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है। और इसके अलावा इन तीनों पॉइंट्स के अलावा कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देख सकते हैं आप, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका आंसर ये रहा। पहला पॉइंट क्या है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करना है। दूसरा पॉइंट है कि हर घर के लिए मजदूरी या रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। तीसरा पॉइंट है कि इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। चौथा पॉइंट है कि इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना है। इसके अलावा कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 9 से जो है सेक्शन C स्टार्ट हो गया। इसमें जितने क्वेश्चंस आएंगे सारे आपके 5-5 नंबर के होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है, कथन की पुष्टि कीजिए। और इसमें आपको अथवा में भी दिया गया है कि भारत में प्रधानमंत्री का पद सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, कारण बताइए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पॉइंट कि भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिका में से एक है। दूसरा पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून का कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि इसी तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो वे उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। चौथा पॉइंट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांत को नहीं बदल सकती। और पांचवा पॉइंट है कि भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए अथवा वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका ये हो जाएगा कि भारत में कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्यकाल समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है। पांचवा पॉइंट है कि उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। और छठा पॉइंट है कि जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। तो ये हो गया हमारा। इसमें इसके अलावा आप कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जर्मनी में हिटलर के उदय के कारणों की व्याख्या कीजिए। और इसमें भी हमें अथवा में क्वेश्चन दिया है कि नाजियों के नस्ली कल्पना लोक से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। सबसे पहले वर्साई की संधि, दूसरा पॉइंट है आर्थिक मंदी, तीसरा है हिटलर की भाषण शैली, चौथा है हिटलर द्वारा नई राजनीतिक शैली की रचना, पांचवा है नाजियों की प्रचार कला। और अथवा वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये हो गया, युद्ध के साय में नाजी अपनी कातिलाना नस्ली कल्पना लोक आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए।
दूसरा है कि पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया और इसका ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। तीसरा पॉइंट है कि जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इलाके में लाकर रखा जाता था। चौथा पॉइंट है पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया और आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। और पांचवा पॉइंट है कि जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेट्टो और गैस चेंबर भी थे जहां यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से सेक्शन डी स्टार्ट है। इसमें दो क्वेश्चन है अनुच्छेद वाले, दोनों 4-4 नंबर के हैं। तो सबसे पहले आपको ये अनुच्छेद दिया गया है पूरा और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा गया है कि एम.एन. रॉय कौन थे। तो इसका आंसर देखिए कि एम.एन. रॉय कौन थे। तो मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और भारत, चीन व यूरोप में कॉमिंटन के एक प्रमुख नेता थे। ठीक है। और जो दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि किर्गिज लोगों ने कौन सा नारा लगाया, तो इसका आंसर हो जाएगा इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किर्गिज लोगों के लिए क्रांति का क्या अभिप्राय था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर वे एक बार फिर अपनी मातृभूमि के स्वामी बन गए थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ये पूरा अनुच्छेद दिया गया है। अब इसके बेस पे 3 क्वेश्चन ये रहे। पहला ये रहा कि भारत में 1950 से 1990 तक किन दशकों में आर्थिक समृद्धि दर सबसे अधिक थी। तो इसका आंसर देखिए कि 1980 और 1990 के दशक में। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें कि भारत में लड़कियों की शिक्षा को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा में निवेश करके, इसका आंसर हो जाएगा। और तीसरा जो है आर्थिक समृद्धि किस प्रकार निर्धनता उन्मूलन में सहायक होती है। तो इसका आंसर ये रहा कि आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। तो ये पूरा हमारा आंसर था आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये इसका। ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ से आपका जो मैप पे बेस्ड क्वेश्चन है वे सारे हैं। ठीक है। आपको जो मैप दिया गया होगा क्वेश्चन पेपर के साथ उसमें एक केंद्रीय शक्ति दिखानी थी और इसके अलावा आपको ये भी दिखाना था राजाजी वन्यजीव अभयारण्य या फिर शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान और एक आपको वुलर झील दिखाना था। ठीक है। इसमें मैप नहीं है, नहीं तो मैं आपको मैप में लोकेट करके भी दिखा देता, लेकिन इसमें मैप नहीं है। ठीक है। तो ये पूरा हमारा इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन था। आई होप आपको अच्छा लगा है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।